Today we are going to start with a very new chapter, and in fact ऐसा chapter आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, or else मतलब school के अंदर you might have read it. It is not like that, but in general we don't come across such readings. And this chapter is interview from your first book. It is interview. Now, as we start, first I'll give you the summary and also the theme of this chapter. बहुत बार बच्चे कहते हैं कि मैम कितना बोरिंग चैप्टर है. Yes, as I said, the genre is not like any thrill or any story. This is basically about, मतलब हम जब इंटरव्यू का थीम पढ़ते हैं तो it is about what is communication. Interview is a communication. और आप में से हर बच्चा after some point of your time will be definitely sitting for some interview. तो जब हम किसी के सामने इंटरव्यू में बैठते हैं, the interview is not that when you are giving a job. Even if you are a celebrity, you are giving the interviews. आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से इंटरव्यूज हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस. बट देयर वर टाइम जब हम किसी का इंटरव्यू पढ़ने के लिए भी या फिर देखने के लिए भी यूज टू क्रेव. अभी भी ऑन द इन द न्यूज़पेपर्स, ऑन रेडियो, यू हैव द इंटरव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. लाइक आपका कॉफी विद करण है. इट्स अ काइंड ऑफ इंटरव्यू. इट्स अ काइंड ऑफ इंटरव्यू. बेसिकली वो सिर्फ डील करते हैं विद द सेलिब्रिटीज एंड पर्सनल उनके उससे, इसीलिए. बट इंटरव्यूज, इंटर यानी कि अंदर का जानना. एंड इन कम्युनिकेशन, इंटरव्यू डेफिनेटली प्लेसेस अ सिग्निफिकेंट वैल्यू. तो जो ये वाला चैप्टर है, इसमें आपके दो एक मतलब की पार्ट है. There are two parts in this chapter. The very first is just वो सिर्फ आपको ये बताता है कि इंटरव्यू किसको बोला जाता है and why many people despise being interviewed. When I start with this, I'll tell you one example. Starting में 1970s, 80s, even I can say till 90s, अमिताभ बच्चन जी नेवर लाइक टू बी इंटरव्यूड. उस वक्त में मतलब देयर यूज्ड टू बी वन प्रोग्राम बहुत पहले, एंड दैट प्रोग्राम वाज इंटरव्यूइंग द पर्सनालिटी एंड उसके रिलेटेड जो भी मूवीज के गाने हैं वो दिखाने. एंड द फेमस प्रोग्राम वाज फूल खिले गुलशन गुलशन, मतलब उस प्रोग्राम का नाम था. यू कैन सी ऑन द यूट्यूब, यू विल फाइंड इट. तबस्सुम करके आती थी. शी यूज्ड टू टेक द इंटरव्यू and that was a very jolly kind of interview. That interview did not have all kinds of the now ये एक ऐसा मतलब कि था जिसमें शायद ही अमिताभ बच्चन जी आए. Because at times many of the celebrities don't like to be interfered into their personal lives. कई बार इंटरव्यूअर उनसे ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका शायद वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते. आजकल इंटरव्यू जो है स्क्रिप्टेड है. आज हम 2022 में जो इंटरव्यूज देखते हैं, दे आर ऑल स्क्रिप्टेड. मतलब आपको इतने ही क्वेश्चन पूछने और उनको उतना ही आंसर देना है. यू वॉट एवर यू आर वॉचिंग, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड. चाहे आप केबीसी देखते हो, चाहे आप कुछ और देखते हो, सब कुछ पहले से नीचे लिखा हुआ होता है. दिस इज व्हाट यू हैव टू स्पीक. पहले ऐसा नहीं था. इंटरव्यू का मतलब ही होता है when a person wants to join wants to know about others. और ऐसे कई सेलिब्रिटीज थे, those who never wanted to be interviewed. आपके पेपर का क्वेश्चन है ये, मतलब पहले जब भी आया था ये, दिस क्वेश्चन यूज्ड टू कम.
एंड उसमें पूछा जाता है कि वाई, तो कहा जाता है दैट उनको लगता है इंटरव्यू मीन्स यू आर किलिंग द सोल ऑफ अदर्स. Certain times, as I said, you ask some personal questions which they may not be interested. See, हमें क्या होता है, हम मतलब एज मतलब कोई भी सेलिब्रिटी होता है, लेट अस टेक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी और अ वेल्दी रिच एनी पर्सन जायंट, और इट मे बी से एनी फिल्म स्टार. हमें तो ये देखना है ना कि उनका कितना अफेयर चल रहा है, कितना पैसा है, वो कहाँ घूमने जाते हैं. एंड समटाइम्स हम वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनके बारे में उनके लिए गलत बोला जा रहा है, और हम उनसे जाकर वही क्वेश्चन पूछते हैं. लाइक संजय दत्त वाज इन येरुवाड़ा जेल फॉर मेनी इयर्स. उनसे जाके एक इंटरव्यू ने पूछा था, आपको जेल में आपको मतलब कि कैसा लग रहा है. तो certain sometimes we are not in a position to give that answer, और इसीलिए many people don't like to be interviewed. Yet according to the author, he says that it is the only way, or it is the best way to interact with people and to know about them. एंड लिटरेचर में जब हम लोग मास मीडिया कहते हैं, आप में से कोई भी बच्चा, द चाइल्ड हु वांट्स टू स्टडी मास मीडिया इन द लेटर स्टेजेस, इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, देयर व्हाट यू कॉल एज प्रोफाइल. तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. नाउ वी हैव द व्हाट वी कॉल एज फोटोग्राफी हो गया, या फिर हमारे जो इंटरव्यूज हो गए, इनको हमने अलग अलग कर दिया है. बीइंग यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, सो जस्ट आई एम जस्ट एडिंग दिस टू फॉर यू कि आज क्या है, आपका पापाराजी अलग हो गया है. पापाराजी मतलब आपका सेलिब्रिटी से रिलेटेड, देन पॉलिटिक्स से अलग, सोशल से अलग. पहले ये सब एक होता था. तो इंटरव्यू का एक अपना एक वाइटल सोर्स होता था, क्योंकि हम इंटरव्यू के थ्रू उस इंसान के बारे में, उस राइटर के बारे में, उस मतलब कि पॉलिटिशियन के बारे में, उस सेलिब्रिटी के बारे में जानते थे. द सेकेंड एक्सेप्ट, जो पहला था वो तो ये है, और जो दूसरा है वो एक ओरिजिनल इंटरव्यू है जो कि न्यूज़पेपर में छपा था, ऑफ आई थिंक मुकुंद पद्मनाभन, अ वेरी फेमस राइटर, जिन्होंने मेटाफिजिक्स को यूज करके स्टोरी बनाई थी. मेटाफिजिक्स इज समवेयर समवॉट यू कैन से लाइक ब्रह्मास्त्र. अगर आप आई थिंक दैट यू ऑल मस्ट हैव वॉच दैट मूवी. अब तक तो सबने वॉच कर ही लिया होगा. तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू, तो मेटाफिजिक्स से रिलेटेड लिखा था. एंड दिस, इसमें आपके पेपर में आता है, आया हुआ है जो क्वेश्चन, वो ये था कि व्हाट वाज द मिस्ट्री बिहाइंड द सेलिंग ऑफ द नेम ऑफ द रोसेस. बहुत फेमस है, मतलब ये ओरिजिनल इंटरव्यू है, और ये बुक भी ओरिजिनल है. यू कैन फाइंड इट इन द लाइब्रेरी एज वेल एज इन द बुक शॉप्स. एंड व्हाट मेड हिम, प्लस इसमें एक क्वेश्चन आता है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, दैट हाउ डज द राइटर जिसका इंटरव्यू हुआ है, उसको इतना टाइम मिलता है टू डू ऑल द वर्क. तो वो उन्होंने उसका जवाब भी दिया है कि ही यूजेस द इंटरसेप्ट्स. यानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, जैसे आप लोग उस दिन मतलब कि यू ऑल केम टू मीट मी, and in between while you are giving the test I am checking the work, so I have used that time also. तो उसने एक एग्जाम्पल दिया है that while you were coming to meet me, आप शायद you were there in the lift, और उतने में मैंने एक आर्टिकल लिख दिया. तो instead of wasting any moment, he takes all the moment which is available to him.
प्लस देर आर सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्सन, उसके बारे में उन्होंने पूछा है तो उसने बताया है कि वो अपने आप को कैसे रिलेट करता है। तो दीज आर द टू मतलब कि अलग अलग हैं, टू पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट टेल्स अबाउट इंटरव्यू, व्हाट इज इंटरव्यू, व्हाई वी नीड इंटरव्यू एंड व्हाई सम पीपल डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। और दूसरा इज एन ओरिजिनल इंटरव्यू ऑफ मुकुंद पद्मनाभन, अ वेरी फेमस राइटर, एंड दैट हैज बीन टेकन। The from the introduction of the Penguin Book of Interviews, edited by Christopher Sylvester. Now the first part says, since its invention a little over 130 years, मतलब जर्नलिज्म जो बच्चे कल को करेंगे, those who want to go for journalism, जो लोग बच्चे जर्नलिज्म को करना चाहते हैं, for them interview, as I said, is a very important aspect. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point of their times. While from other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. जिनको हम पसंद करते हैं उनका इंटरव्यू हम लोग देखते ही रहते हैं. So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its function, method and merit vary considerably. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth in its practice and art. मतलब कुछ लोग जो है इंटरव्यू को एक सोर्स ऑफ ट्रुथ मानते हैं, because we are interviewing others, so while we interview we come to know about others, usually celebrities who see themselves as victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives, or feel it somehow diminishes them, just as in some primitive culture. अभी मैं ये समझाऊंगी. It is believed that if one takes a photographic portrait of somebody else, then one is stealing the person's soul. तो उनका मानना है कि कुछ लोग तो इसको सच का एक सोर्स मानते हैं, बट मेनी सेलिब्रिटीज जो मतलब कि इसके विक्टिम्स होते हैं, एज आई सेड, व्हेन वी आर इंटरव्यूइंग नॉर्मली वी गो फॉर द पर्सनल क्वेश्चंस. तो उनका मानना है कि कुछ लोग जो हैं वो जो है दे फील एज, मतलब कि इट इज अनवारंटेड, मतलब बिना परमिशन के. वारंट का मतलब क्या होता है? when the police comes and says we have the warrant permission, so this is without permission, intruding into their lives, उनके जिंदगी में घुसपैठ करना, उनको डीमीन करना. जिस तरीके से पहले कुछ लोग मानते थे कि किसी का फोटो लेने का मतलब होता है हम उस इंसान की फोटो नहीं, उसके सोल को हम स्टील कर रहे हैं. इवन टिल डेट इफ यू हैव सम पीपल, दे वुड टेल छोटे बच्चों की फोटोज नहीं लेते हैं. मतलब मेनी पीपल बिलीव साल भर तक बच्चे के मतलब कि बाल पे मतलब कंघी नहीं रखनी चाहिए, उसकी फोटो नहीं लेनी चाहिए. सो देर आर सो मेनी कल्चरल बिलीफ. तो देर इज वन ऑफ द कल्चरल बिलीफ कि हम किसी की पोर्ट्रेट, जब हम फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट लेते हैं तो हम उस इंसान के सोल को स्टील कर रहे हैं. वी एस नायपाल फील्स दैट सम पीपल आर, ये भी एक राइटर थे, wounded by interviews and lose a part of themselves. मतलब कुछ लोगों को इंटरव्यू से उनको लगता है उनको बहुत गहरी चोट पहुंची है, they are hurt. Lewis Carroll, the very famous creator of Alice the Wonderland, जिन्होंने ये लिखा है, was said to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed. मतलब जब उनका इंटरव्यू हुआ
तो उनको इंटरव्यूअर से इतनी खौफ हो गई कि उन्होंने फिर से इंटरव्यू देने से मना कर दिया. इट was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances interviews and the persistent petitioner for his autograph, and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. मतलब उनको ऐसा लगा कि it was his horror of being lionized. उनको जो है मेरे रिपेल का मतलब क्या होता है? टू अटैक. वो कहते हैं कि लोग जो है कंटिन्यूसली उनके पीछे पड़ जाएंगे और ऐसे उन लोगों को जो है चुप करवाना, उनको बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाएगा. लायनाइज मतलब बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाएगा. एंड देन ही हैज टू टेक एफर्ट्स टू मेक एवरीवन. रुडयार्ड किपलिंग, जंगल बुक, expressed an even one more condemnatory, condemn मतलब उस चीज को मना करना, condemn मतलब मना करना. I condemned his act मतलब not agree, condemn मतलब not agree, attitude towards the interviewer. His wife Caroline writes in his diary for 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. मतलब उनकी वाइफ ने ये लिखा है कि बॉस्टन से दो इंटरव्यूअर आए थे. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed?" उनके हस्बैंड ने मना किया. That is रुडयार्ड किपलिंग ने. Why? It is immoral. It is a crime. Just as much of a crime as an offense against my person as an assault, just as much merits punishment. मतलब जिस तरीके से हम किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी को असॉल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, सिमिलरली इंटरव्यू इज ऑल्सो अ क्राइम अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग. It is cowardly and vile. मतलब vile is also in another word a synonym. मतलब ये जो है एक मतलब कि this is कायरता है. No respectable man would ask it, much less give it. ना कोई इज्जतदार आदमी किसी से इंटरव्यू मांगेगा और ना खुद देगा. ऐसा उन्होंने कहा था. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only few years before. मतलब यहां पर उन्होंने ये sarcastic comment किया है कि जिस आदमी ने ये बोला था कि इंटरव्यू इज एन असॉल्ट, उसने खुद मार्क ट्वेन का जो है इंटरव्यू लिया था लेटर ऑन. मतलब कुछ लोग शुरू शुरू में इंटरव्यू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बट लेटर ऑन इवन दे अग्रीड. एच.जी. वेल्स इज, आपको पता है, आई थिंक आप लोगों ने नहीं वो किया है, द वेरी फेमस नॉवल जो हमारा था पहले, द इनविजिबल मैन, इन एन इंटरव्यू रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल. मतलब उन्होंने कहा कि ये जो है इट इज एन ऑर्डियल. ऑर्डियल का हिंदी मीनिंग है अग्नि परीक्षा. But was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. So मतलब कि even though उनको खुद को इंटरव्यू करना अच्छा, खुद इंटरव्यू देना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो कई जनों को उन्होंने इंटरव्यू किया था. Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. सॉल बेलो अगेन राइटर, उन्होंने जो है इवन दो ही गेव इंटरव्यूज, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था दैट इंटरव्यू का मतलब होता है थंब प्रिंट. अब आप खुद सोचो, थंब प्रिंट ऑन योर मिडपाई मतलब सफोकेशन. सफोकेशन. तो ये अभी तक जो हमने पढ़ा है, दिस टेल्स that many celebrities did not like to be interviewed because they felt it is like stealing their soul.
Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. हालांकि इसके इतने demerits हैं, people don't immediately agree to give the interview, yet ये journalism and communication का एक important हिस्सा है. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries, contemporaries मतलब हम जिनको आइडल मानते हैं, हमारे जो सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, उनको हम कॉन्टेम्पररीज बोलते हैं, मतलब इन द रीसेंट टाइम आर थ्रू इंटरव्यूज. भाई नेचुरल है. डेनिस ब्रायन हैज रिटन, ये पेपर में आपके आया हुआ है. ऑलमोस्ट, मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन इट. Almost everything of movement reaches us through one man asking questions of another. Because of this, interviewer holds a position of unprecedented power and influence. मतलब एक अच्छा इंटरव्यूअर जो है, जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके हर चीज को, हर मूवमेंट को हम तक बहुत खूबसूरती से लेकर आता है. इसीलिए इंटरव्यूअर का जो पोजीशन होता है ना, उसको कोई कभी भी जो है अनप्रेसिडेंटेड मींस ही कैन नॉट बी कॉन्कर्ड. उनके पावर को हम कभी खत्म नहीं कर सकते हैं. एंड दैट्स वेरी नाइस एंड दैट इज वेरी ट्रू बेटा, बिकॉज वी हैव सो मेनी पीपल हु इंटरव्यू. एज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, द ओल्ड मतलब वो फूल किले गुलशन गुलशन, एक्चुअली देयर वर मेनी प्रोग्राम्स, ऐसा नहीं था, बट जो तबस्सुम मैम का था, इट वाज बहुत हंसी मजाक में वो लेती थी. एक तो वो देखने में थोड़ी हेफ्टी सी थी, एंड शी वुड बी टेकिंग द इंटरव्यू इन अ वेरी लाइट मैनर, नॉट लाइक अ सीरियस नोट. उस एंड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम वाज वेरी वेरी फेमस. मुझे मेरे पापा बताते थे, एंड ही लाइक दैट प्रोग्राम. तो वो मुझे बताते थे कि जब ये प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में नहीं था, पापा बताते थे कि जब ये प्रोग्राम आता है तो मतलब ही वुड टेल कि ऐसा होता था. देन द मूवी, उसी उनके रिलेटेड जो मूवीज होते हैं उससे सॉन्ग्स आते थे. सो इट वाज काइंड ऑफ सॉन्ग कम इंटरव्यू. ऐसे ही हम लोगों ने बड़े सारे इंटरव्यूज अबाउट द सेलिब्रिटीज लाइक सुनील गावस्कर, कपिल देव. जब मैच ये लोग जीत कर आते हैं, तो उस वक्त में क्या होता था, दे यूज टू बी इंटरव्यूड. तो हमें वहां का जो मतलब कि कुछ भी होता था, वो सारी चीजें हम लोगों को एक तरफ से इमेजरी बन जाती थी. तो नेचुरल है कि अगर इंटरव्यूअर अच्छा होगा, तो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा. The second part, as I said, is a real interview. This is an interview of Umberto Eco, and the interviewer is Mukund Padmanabhan from Hindu. ये आपके पेपर में इससे एक दो क्वेश्चंस आते हैं. ऊपर वाले में व्हाई डू सेलिब्रिटीज डिस्पाइज, और ये जो लास्ट वाला है, इवन दो इंटरव्यू हैज मेनी ड्रॉबैक्स, still interviewer holds a position of unprecedented power and influence आ सकता है. The following is an extract from an interview. Umberto Eco is a professor at the University of Bologna in Italy and had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. Semiotics is the study of sign language, literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. Fiction होता है आपका fictitious, something which is related only to imagination, whereas he had already had his, मतलब उनका जो study field है वो semiotics है. Literary fiction यानी कि stories, academic text आपकी जैसे books होती हैं, essays, children's book, newspaper articles. His written output is staggering large and wide ranging. मतलब बहुत फैला हुआ है. Staggering means it's spread. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom
with the publication of the name of the rose which sold more than 10 million copies. और तब ये इंटरव्यू हुआ था. मतलब तब तक तो ही वॉज एन एकेडमिशियन, ही वॉज एन एसेइस्ट, लेकिन जब उनकी ये जो बुक थी वो एक बेस्ट सेलर बन गई तो उनका इंटरव्यू हुआ था. मुकुंद इज द इंटरव्यूअर, Umberto Eco is the writer. The English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all things. He does. यहां मुकुंद का पहला क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, कि डेविड लॉच का कहना है कि एक आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है जैसे अम्बर्टो इको करता है. तो अम्बर्टो इको का जवाब था, मे बी आई गिव इंप्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट एट द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम डूइंग द सेम थिंग. उसने कहा शायद लोगों को लगता हो कि मैं कई चीजें कर रहा हूं लेकिन मैं करता तो एक ही हूं ना. तो उसने कहा मतलब now that's more difficult to explain. I have some philosophical interest. I pursue them through academic work and novels. Even my books for children are about non-violence, peace, bunch of ethics, philosophical. And then I have a secret. Did you know what happen if you eliminate the empty space? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. Eliminate the empty space in all the atoms, the universe will become as big as my fist. तो पहला वो कहता है शायद आपको लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं लेकिन मैं काम एक ही कर रहा हूं और वो है लिखना. मुझे नॉवेल्स लिखना अच्छा लगता है तो मैं बच्चों के लिए लिखता हूं. मुझे एकेडमिक वर्क अच्छा लगता है तो मैं एकेडमिक वर्क लिखता हूं, लेकिन काम तो मैं एक ही कर रहा हूं ना, एंड दैट इज राइटिंग. मैं अलग अलग राइट कर रहा हूं ये आप लोगों को लग रहा है लेकिन मेरे लिए मैं एक ही चीज कर रहा हूं, दैट इज राइटिंग. एंड देन वो कहता है दूसरा, आई हैव अ सीक्रेट. वो कहता है मान लो हमारे एम्प्टी स्पेस है तो हम लोग कहते हैं एम्प्टी स्पेस में हमारे जो है एटम्स जो हैं दे आर ऑल मूविंग. अगर हम इन एटम्स को हटा दे, एटम से क्या होता है, स्पेस बनता है आपका. तो इफ वी आर डिलीटिंग ऑल दीज एटम तो क्या होगा, स्पेस आपका कम हो जाएगा और ये जो पूरा यूनिवर्स है ये इतना सा ही रह जाएगा. सिमिलरली ये पेपर का क्वेश्चन, वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स. आई कॉल देम इंटरस्टिस. ये पेपर का क्वेश्चन है, वेरी रिपीटेड. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिस? अभी मैंने आपको बताया था कि दो काम के बीच में जो काम हमें टाइम मिलता है हम एक काम करते हैं उसको हम इंटरस्टिस. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस बेटा, अच्छा ठीक है अभी मेहमान ने आना है, हम तैयार होके बैठे हुए हैं, राइट. एंड हो सकता है कि मेहमान ने 7 बजे आना, हम 6:30 बजे तैयार हो गए और हम आधे घंटे से बैठे हुए हैं. फिर मेहमान 7 बजे की जगह 7:15 बजे आया तो हमारे पास 45 मिनट्स हमने वेस्ट किया. लेकिन अगर मेहमान आने वाले हैं, ठीक है हम तैयार भी हो गए और हमने उस आधे घंटे में कुछ और काम कर दिया, वी हैव यूज दैट स्पेस. we say you are coming over to my place, you are in an elevator, and while you are coming I'm waiting. This is interesting. I work in empty space while waiting for your elevator to come from first to third floor. I have written an article. मैंने उस दौरान लिख दिया. यानी कि वो एक मोमेंट को भी वेस्ट नहीं करते. तो मुकुंद कहते हैं not everyone can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach or is it something that comes naturally to you? अब वो कहता है कि आपका जो लिखने का स्टाइल है वो रेगुलर नहीं है. मतलब इट इज नॉट डीपर्सनलाइज, इट इज नॉट बोरिंग. आपके में जो आपके जो लिखने की जो कला है वो काफी पर्सनल होता है, काफी प्लेफुल होता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है. तो कैसे आया? द आंसर इज
When I presented my first doctoral dissertation का मतलब होता है बच्चा, जब हम लोग डॉक्टरेट करते हैं तो उस वक्त में डॉक्टरेट आप ऐसे नहीं कर सकते हो. After completing your masters, you need to research on any one topic or any one subject. तो आप थीसिस लिखते हो. थीसिस आपके कितने पेजेस के होते हैं, उनको हम डिजर्शन कहते हैं. एंड वी हैव टू सबमिट इट टू सम प्रोफेसर उससे रिलेटेड, जिसको आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो मतलब कि रिकॉग्नाइज करती है. एंड वंस आपका जो प्रोफेसर है वो आपके डिजर्शन को साइन कर देता है, देन इट इज सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी एंड देन यू गेट द डॉक्टरेट. तो यहाँ पर जब उन्होंने अपनी पहली बार अपना डिसर्शन जो है वो सबमिट किया था, तो उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा, scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusion. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. अब उन्होंने उसका डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, उन्होंने उसका इनडायरेक्ट आंसर दिया कि मैं अपने राइटिंग स्कॉलर में, अपने लिखने की मतलब कि उसमें मैं मतलब कि आई डोंट यूज द फॉल्स क्लेम्स. पहले किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, फिर उसको गलत बताना, फिर उसको सही करना, वैसा नहीं. Whatever I do, I write it. Whatever I experience, मैं उसको शेयर करता हूँ. तो उन्होंने अपने डिसर्शन में, जैसे हमें लिखना होता है डिसर्शन में, तो वी हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो हमने जो जो भी पढ़ाई की है, जो जो भी हमने उसके बारे में किया, तो ही हैड यूज्ड ऑल हिज मेथड्स, ओरिजिनलिटी. और इसीलिए वो कहते हैं कि उनका मतलब कि जो उनका जो लिखने की जो कला है वो अलग, मतलब ही मीन टू से ही यूजेस अ जेन्यून टेक्नोलॉजी, नॉट अ कॉपी एंड पेस्ट. और उनका जो डिसर्शन था, that was published as a book. At that point, at the age of 22, I understood scholarly book should be written the way I had done, by telling the story of research. This is why my essays always have a narrative aspect. And this is why probably I started writing narrative so late, at the age of 50 or so. मतलब उनका कहना है कि वो नरेट करते हैं, वो नरेट करते हैं किसी भी स्टोरी को. I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist, not a novelist. आपने देखा होगा, जैसे अभी अब ये वाला चैप्टर जब मैं करवाने की बात कर रही थी, तो the first thing what I whenever I have use the word poets and pancakes and interview, तो the students make a frowning face. मैम कितना boring है. The reason is that doesn't have the element of what we call as amusement. और वही अगर हम टाइगर किंग को लेते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है. टाइगर किंग इज अ नरेशन, वेरएस ये सब आपके जो है एस्से हैं, जिनको हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इट इज. तो उनका एक फ्रेंड था रोलैंड बाथ्स, जो इस बात से बहुत दुखी रहते थे कि वो कभी अच्छे नॉवेलिस्ट नहीं बन सके. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could. So I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do one day, and so I started. Novels probably satisfy my taste for narration. होते ये आपका जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है. यू डोंट डेवलप दिस कि आई वांट टू बिकम एन एसेस. मतलब ये आपके लिखने का स्टाइल है, हाउ यू अडॉप्ट ओवर द पीरियड एंड यू बिकम. मुकुंद अब आगे पूछते हैं, talking about novels, from being a famous academic you went on to become spectacularly famous after the publication of Name of the Roses. ये पेपर में आपके आता है, what is the
book name of the rose about. You have written 5 novels, again many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20. वो कहता है कि बट आपने इतने बुक्स लिखे हैं, लेकिन इस नॉवल में ऐसा क्या खासियत था, आपने तो 40 से भी ऊपर नॉवल वो लिखे हैं, बट व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस बुक? तो मुकुंद मतलब कि कहते हैं ओवर 40 among them a seminal piece of work on semiotics. But ask most people about Umberto and they will say, oh, he is novelist. कहते हैं आपने तो नॉवेल्स कम लिखे हैं और आपने एकेडमिक ऐसे ज्यादा लिखे हैं, फिर भी लोग आपको नॉवेलिस्ट के नाम से ज्यादा जानते हैं, ऐसा क्यों? आपको बुरा लगता है क्या? तो वो कहते हैं यस, बिकॉज I consider myself a university professor who writes novel on Sunday. It's not a joke. I participate in academic conferences and not meeting of pen clubs and writers. I identify myself with the academic community. अब इसका मतलब क्या है? Means नॉवल तो मैं सिर्फ हॉबी के लिए लिखता हूँ, एंड इवन जब मुझे मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता है तो नॉर्मली आई पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंसेस विच आर रिलेटेड टू एकेडमिक, नॉट टू द स्टोरी राइटिंग. पेन क्लब्स क्या होता है बच्चे? आजकल तो पेन क्लब्स का नहीं है इतना वो. पहले क्या होता था, देयर यूज टू बी द पीपल, जो हम लोग जैसे राइटर्स होते थे तो उनको हम पेन फ्रेंड्स भी हम पेन फ्रेंड्स भी बनाते थे. तो वी यूज टू राइट द, हम यहाँ से जो कहते हैं ना अपने व्हाट यू कॉल फैन क्लब, वो होता है पेन क्लब. फैन क्लब्स को ही हम पेन क्लब बोलते हैं. मतलब मुझे फैन क्लब्स वगैरह में जाना पसंद नहीं है. इनफैक्ट मुझे राइटर्स अपने आप को एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाना पसंद है. बट ओके, इफ दे have read only novels, I know that by writing novels I reach a larger I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. वो कहते हैं भाई ठीक है, अगर लोगों ने शायद मेरी एकेडमिक्स को नहीं पढ़ा होगा इसीलिए उनको लगता मैं सिर्फ नॉवलिस्ट हूँ, एंड नॉवल लिखने से मैं लार्जर, क्योंकि नॉवल सबको पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, बट बुक्स, एकेडमिक्स पर बुक्स कौन पढ़ता है? वो तो हम तब पढ़ते हैं जब हमें एग्जाम देना होता है. आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई, मतलब कि हमारे 12th स्टैंडर्ड में व्हेन वी हैड द नॉवेल्स, द इनविजिबल मैन था, उससे पहले हमारा एक और था, दैट वाज वेरी मतलब बहुत अच्छा नॉवल था वो, बहुत ही अच्छा, मतलब इट वाज व्हाट वी कॉल एज अ नॉवल ऑन सस्पेंस. लेकिन स्टूडेंट्स उसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ते थे. Some of the students had the flair to read the novel. Some of them even मेरे से पेन ड्राइव दे जाकर उसको मूवी भी देखी उन लोगों ने. बट मोस्ट ऑफ देम, मैम इसमें कैरेक्टर स्केच क्या आएगा, मैम इसमें ये क्या आएगा, they did not relate it because everyone is not that much good in reading novel. And academic book को कितने बच्चे पढ़ते हैं if you don't want to read, if you don't have the exam? Not even a single child. If even I have taught you today, I know that nobody would be opening the same book and reading the entire chapter once again. So that is what he wants to say, that novel लिखकर हम कई जनों को लेकर सकते हैं, but with essay and academic we reach a lesser number of audience. अब मुकुंद पूछते हैं, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It is a detective yarn at one level. मतलब एक तरफ तो ऐसा लगता है कि it is weaving something related to suspense and detective, but it also delves into metaphysics, theology, medieval history. लेकिन उसके अंदर जो है मेटाफिजिक्स भी है, थियोलॉजी भी है, medieval history भी है. उसके बावजूद it enjoyed a huge mass and audience. Were you puzzled? तो उस कहते कि क्या आपको मतलब कि लगा, क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट नहीं था, बहुत सारे एलिमेंट्स थे. नो, जर्नलिस्ट आर puzzled and sometimes publishers, and this is because
And this is because journalists and publishers believe people like trash. Trash मतलब बेकार की चीजें. And don't like difficult reading experiences. मतलब लोगों का मानना, पब्लिशर्स का मानना है कि उनको बेकार की चीजें ही पसंद है, सीरियस नॉवेल्स वगैरह नहीं पसंद है. कंसिडर देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट. समझो कि 6 बिलियन में 10 to 15 मिलियन कॉपीज आपने सेल किया, तो कितने लोगों ने उसको खरीदा है. सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स. But it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences. कहते हैं कि भाई लोगों को लगता है कि लोगों को सिर्फ बेकार की चीजें पसंद है, बट मेरा मानना है कि मेरे जो नॉवेल्स हैं दे आर मेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस. और एटलीस्ट I don't want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy, I need it, but not all day. भाई मैं भी उन्हीं में से हूँ. मुझे भी ऐसे सीरियल्स देखने अच्छे लगते हैं, बट नॉट ऑल द डे. तो कई बार ऐसा होता है दैट पीपल लाइक टू रीड सर्टेन एलिमेंट्स ओनली फॉर पर्टिकुलर पीरियड. नॉट हमेशा नहीं होता. अभी मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे सोचते हो, बट ऑल द टाइम वी कैन नॉट सी कॉमेडी. ऑल द टाइम यू कैन नॉट सी हॉरर. ऑल द टाइम यू कैन नॉट सी व्हाट यू कॉल एज हिस्ट्री. तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग मूवीज आपने देखे होंगे हिट होती. उसी तरीके से इफ यू गो टू द बुक स्टोर यू विल फाइंड सर्टेन बुक्स एज द व्हाट यू कॉल एज बेस्ट सेलर्स. हमारे यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े राइटर्स थे जिन्होंने अच्छे अच्छे बुक्स लिखी थी, बट देयर बुक्स डिड नॉट रीच द ऑडियंस. चेतन भगत, जिनका सबसे पहला जब आया था 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, ही हैड बिकम अ स्टार. 2 स्टेट्स, इवन दो पर्सनली मुझे नॉवल इतनी अच्छी नहीं लगी थी जितनी की मूवी अच्छी लगी थी. देन हाफ गर्लफ्रेंड, इट वाज ट्रैश, मींस इट वाज अ ट्रैश. देन देयर वाज वन नॉवल 2020, बट वो नॉवल जो है किसी को पसंद नहीं आई थी, जबकि वो नॉवल बहुत अच्छी थी. इट वाज आई थिंक अबाउट द कोटा में जो बिजनेस, मतलब की जो एजुकेशन का बिजनेस है उसको लेकर था शायद वो. मतलब बहुत अच्छा था वो. मतलब उसके अंदर काफी रियलिटीज थी कि हाउ दीज पीपल जो है दे टॉर्चर द स्टूडेंट्स. देन वी हैड उनकी एक और थी द इंडियन गर्ल करके थी, वो भी आपकी फ्लॉप हुई. तो you never know when any particular genre can attract the crowd. अब मुकुंद लास्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. could the huge success of the novel have anything to do deal with the fact that it is dealt with period of medieval history? जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा हमारा जो है ना, एक टाइम ऐसा था जब अक्षय कुमार की सब मूवीज हिट होती थी, नीचे सारी फ्लॉप थी. Because if you are looking at the same genre, same kind of smile, same kind of dialogue, you become. And पीछे ऐसा भी बोला जा रहा था कि जो दिस मूवी का नाम क्या है, देयर इज बॉयकॉट बॉलीवुड करके है, इसीलिए ये मूवी फ्लॉप हो गई, ये मूवी फ्लॉप हो गई. बट ब्रह्मास्त्र जिसमें कुछ भी नहीं था वो हिट हो गई. मैं ब्रह्मास्त्र देखकर आई थी एंड देन आई थॉट कि व्हाई आई वेस्टेड माय मनी, बट इट वाज अ हिट. So we never know why a particular novel or anything becomes successful.
Normally, we never know why, when a novel, anything becomes a hit. There is nothing like evergreen. तो अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शायद वो जो बुक है, इट इज डीलिंग विद सम मिडीवल हिस्ट्री, तो क्या इसीलिए वो था? तो अम्बर्टो इको कहते हैं, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इससे आपकी बुक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है. दैट्स पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी. I often tell stories like a Chinese wise man. My American publisher, ये वही क्वेश्चन, ये वही आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया. My American publisher said, while she loved my book, she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. So I was given an advance for 3,000 copies, but in the end, it sold 2 to 3 million in US. यही मैंने अभी आपको बताया that there is no, definite audience, there is no definite period कि कब क्या चीज होगी. तो वो कहते हैं कि जब मैं ये मतलब कि बुक को बेचने गया, तो अमेरिका के जो पब्लिशर थे उन्होंने कहा कि इस बुक को, ये बुक तो 3,000 से ज्यादा नहीं बिकेगी. लेकिन उसी अमेरिका में 2 से 3 मिलियन बुक, यानी कि 20 to 30 लाख बुक्स जो है वो सेल आउट हुई थी. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of book is a mystery. Nobody can predict it. I think if I had written the same thing what I have told you, beta, the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it would not have been the same. Why it worked at that time is a mystery. This is what I said, कि किसी भी चीज का सक्सेसफुल होना जो होता है ना, that is only a time period. If you look into one particular period, you will see, मतलब मुझे याद है 2000 में जब चेतन भगत वगैरह आ गए थे, in the bookstores we had number of writers, and most of the stories had the similar genre. Ravindra Singh the, then what happened? Everything slowed down. उसी दौरान आपके अरविंदन थे जिनका व्हाइट टाइगर जो था दैट वाज मतलब सुपर डुपर. अरुंधति रॉय जिनकी काफी मतलब की चर्चे होते हैं, बट यही राइटर्स होते हैं. लेकिन इट इज नॉट दैट एवरी टाइम व्हेन दे राइट दैट मे बिकम अ बेस्ट सेलर. इट इज नॉट लाइक दैट. दिस डिपेंड्स ऑन द टाइम, द ऑडियंस, उस वक्त में जो आपके रीडर्स हैं उनका क्या मतलब की है. देन ओवर द पीरियड, लाइक अगर आज रामायण दिखाया जाएगा तो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी वॉचिंग रामायण? नोबडी. बट व्हेन इट वाज शो ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो हमारा एक वो बन गया था कि उसके बिना तो हम सुबह उठेंगे ही नहीं. बट नाउ नोबडी विल डू इट. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट वाज अ पीरियड. वो पीरियड था तब इट वाज अ हिट. नाउ इट विल नॉट बी. Similarly, any book which is written at one particular period, that might be उस वक्त का जो situation है, that nobody can predict this will become a hit, this will become a flop. So this is about the interview. The first part told us the importance of interview, why many celebrities hate being interviewed. They call it as an attack on their soul. They say that it is unwarranted intrusion into their lives. It is just like the thumbprint on their windpipe. Yet many of them get interviewed also, and they even interview others, because interview is one of the medium through which we are able to know about the other person, the celebrities. The second part is about a real interview taken by the editor of Hindu, that is Mukund Padmanabhan, and he has taken the interview of the very famous novelist, academician Umberto Eco. आपके पेपर में जो सेकंड वाले में व्हाट आर इंटरसेट्स,
या व्हाट इज द सक्सेस बिहाइंड, मतलब हाउ डज ही गेट टाइम, ये वाला क्वेश्चन. देन व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड द सक्सेस ऑफ नेम ऑफ द रोसेस. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं which may come in your exams as the part. So that's the entire chapter, the interview.